राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी, राज्य स्वायत्ता की मांग के कारण। यह टॉपिक राजनीति विज्ञान के BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेम फर्स्ट ऑप्शन इंडियन पॉलिटिक्स से लिया गया है। तो आज के टॉपिक का जो डिस्कशन का विषय है वो है राज्य स्वायत्ता क्या है, राज्य स्वायत्ता की मांग के कारण क्या है। तो आइए आज के टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। राज्य स्वायत्ता क्या है, राज्य स्वायत्ता की मांग के क्या कारण है। डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। राज्य स्वायत्ता का अर्थ है कि राज्यों को संघ सरकार द्वारा वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में और ज़्यादा अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान करना। राज्यों को अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता उपलब्ध करवाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के कार्यक्षेत्र में अनुचित तरीके से हस्तक्षेप न किया जाए। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करे ताकि राज्य सरकारें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के अपने विकास कार्यों को पूरा कर सके। जब तक राज्यों को अपने निश्चित कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वायत्ता प्रदान नहीं की जाएगी, राज्य सरकारें राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की प्राधान्य की नीति, डोमिनेंस पॉलिसी की आलोचना करती रहेंगी। तो राज्य स्वायत्ता का क्या अर्थ है, इसके बाद हमें ये जानना होगा कि राज्य स्वायत्ता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारतीय संघवाद का जो झुकाव है वो एकात्मकता की ओर है और संघ सरकार हर क्षेत्र में राज्य सरकारों से प्रभावशाली है और ये देश की एकता और अखंडता के लिए व्यवस्था की गई थी। केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना ही राज्य सरकारों की आलोचना का विषय है। भारत में 1950 से लेकर 1968 तक केंद्र और राज्यों में राजनीतिक एकरूपता बनी रही क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों व केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन 1967 के बाद जो है कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और इन गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों ने केंद्र की राजनीतिक प्रतिशोध की भावना की आलोचना की। 1969 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया और इस समिति ने अपने सुझाव में राज्यों को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की अनुशंसा की। समिति ने सुझाव दिया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधित करके आवश्यक शक्तियां राज्यों को सौंपनी चाहिए। समिति का यह भी सुझाव था कि आर्टिकल 249 को समाप्त कर दिया जाए। 1971 में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित भगवान शाही समिति का गठन किया गया। 1973 में पंजाब में अकाली दल ने आनंदपुर शाही प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने का विचार किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार को संघीय सूची के 4 महत्वपूर्ण विषय विदेश, रक्षा, संचार, यातायात अपने पास रखने चाहिए, बाकी विषय राज्य सरकारों को सौंपने चाहिए। 1970 में पश्चिम बंगाल की CPIM सरकार ने भारत को वास्तविक संघवाद बनाने का विचार प्रस्तुत किया। पार्टी ने राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट किया। मार्क्सवादी पार्टी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 को समाप्त करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में कहा गया है कि नए राज्यों के गठन व राज्यों के नामों और सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की सहमति को अनिवार्य बनाया जाए। 1981 में श्रीनगर में मुख्य विपक्षी दलों ने एक सम्मेलन किया
और इस सम्मेलन में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित 31 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया और जिसे मांग की गई कि राज्यों को उनके कार्य क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जाए। केंद्र सरकार का राज्यों के कार्य क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप हो। 1983 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पूर्व न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया। सरकारी आयोग ने 27 अक्टूबर 1983 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में सुझाव दिया कि देश की एकता व अखंडता के लिए अक्षेत्रीय दलों द्वारा केंद्र सरकार की शक्ति को कम करना उचित है। आयोग का यह भी सुझाव था कि राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य से परामर्श अवश्य होना चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया कि धारा 356 का प्रयोग आर्टिकल 356 का प्रयोग ठोस तथ्यों पर आधारित हो। केंद्र की तरह राज्यों में भी हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग स्थापित किया जाए। राज्य सरकार को मुद्रा का कुछ भाग राज्यों को दिया जाना चाहिए। सरकारी आयोग को केवल कुछ सिफारिशें केंद्र सरकार ने मानी और राज्य स्वायत्तता की मांग को संतुलित करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2007 को पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंदी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्निर्धारण करने के लिए एक नए आयोग का गठन किया। इस आयोग को यह सुझाव देना था कि देश में सांप्रदायिकता व जातीय दंगों के दौरान केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र व दायित्व क्या होना चाहिए। केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए करों में विभाजन और क्या परिवर्तन किया जा सकता है। मदन मोहन पुंदी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। तो ये था कि केंद्र राज्य जो संबंध है उनमें जो राज्य है वो स्वायत्तता की मांग की पृष्ठभूमि क्या आ रही है। राज्य जो अपनी स्वायत्तता की मांग क्यों कर रहे हैं, राज्य की स्वायत्तता के मांग के कारण क्या है। रीजन फॉर द डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। भारत में जो राज्य हैं और ज़्यादा व्यापक अधिकार और स्वतंत्रता स्वायत्तता की मांग क्यों कर रहे हैं। राज्यों की मांग का पहला कारण है स्वायत्तता का वैधानिक क्षेत्र में राज्यों की कमजोर स्थिति, यानी राज्य सरकारों को वैधानिक क्षेत्र में केंद्र की तुलना में काफ़ी कमज़ोर बनाया गया है। केंद्र सरकार को संख्या महत्व की दृष्टि से ज़्यादा विषय दिए गए हैं, महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं। जैसे संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है, समवर्ती सूची में 47 विषय। तो राष्ट्रीय इसके अतिरिक्त जो है राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि राज्य सूची में कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर भी कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। जहाँ तक समवर्ती सूची पर कानून निर्माण का अधिकार है तो वो दोनों सरकारों को है, लेकिन साथ में संविधान व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारों का कानून जिस सीमा तक केंद्र सरकार के कानून का विरोध करता है राज्य सरकारों का कानून उस सीमा तक रद्द माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जो रेजिड्यूरी पावर है, 3 प्रकार की जो सूचियां हैं जिनमें विषय वर्णित किए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके अतिरिक्त जो विषय बने उन पर भी कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो राज्यों की ये मांग रही हमेशा है कि केंद्र सरकार कानून निर्माण के मामले में ज़्यादा प्रभावशाली है, राज्य सरकारें जो है बहुत ज़्यादा इस मामले में कमज़ोर हैं और राज्य सरकारों को जो है और ज़्यादा वैधानिक शक्ति देने की आवश्यकता है। जैसे किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसमें राज्यों की सहमति ली जानी चाहिए। विधान परिषद की स्थापना हो या समाप्ति, इसमें भी निर्णय केंद्र सरकार द्वारा ही होता है। राज्य स्वायत्तता की मांग का दूसरा बड़ा कारण है राज्यों की कमजोर स्थिति, यानी वित्तीय क्षेत्र में भी राज्यों को काफ़ी कमज़ोर बनाया गया है। राज्य सरकारें हमेशा जो है केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है। केंद्र सरकार ही करारोपण करती है, कर संग्रह करके केंद्र व राज्यों में बांटती है, राज्यों को सहायक अनुदान और ऋण उपलब्ध करवाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसमें राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति
वित्तीय संकट की घोषणा होने पर राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए धन बिल को अपने विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार को वित्तीय औचित्य के संबंध में प्रांतीय सरकार को उचित दिशा निर्देश दे सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कह बोलते हैं कंप्ट्रोलर कम ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो प्रांतीय वित्तीय प्रशासन के बारे में जांच पड़ताल कर सकता है। तो इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में राज्यों की पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन किया गया और राज्यों की हमेशा ये मांग रही है कि वित्तीय मामलों में राज्यों की स्थिति जो है काफ़ी नाजुक है। केंद्र राज्य संबंधों में राज्य स्वायत्ता की जो मांग का एक बड़ा कारण जो है वो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो उस राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लाने की संस्तुति कर सकता है। ऐसी अवस्था में राज्यपाल को राष्ट्रपति के माध्यम से सभी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। केंद्र सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विपक्षी दलों की राज्य सरकारों में आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करती है। 1970 में जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कांग्रेसी दलों वाले राज्यों में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। उसके बाद 1980 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने भी जनता पार्टी या इसके सहयोगी दलों वाली राज्य सरकारों को राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर आर्टिकल 356 का जो है दुरुपयोग किया। तो राज्यों की ये मांग रहती है कि आर्टिकल 356 को या तो समाप्त किया जाए या इसको जो है ठोस तर्कों के आधार पर वास्तविक जांच पड़ताल के आधार पर इसका इम्प्लीमेंट किया जाए। राजनीतिक बदले की भावना से आर्टिकल 356 का दुरुपयोग न किया जाए। राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी राज्य स्वायत्ता राज्यों का आक्रोश रहता है, राज्यों की मांग रहती है, राज्य केंद्र सरकार की आलोचना करती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम पर ही चलाया जाता है, लेकिन राज्यपाल को कुछ डिस्क्रेशनरी पावर है, संविवेकी शक्ति है, जिसके आधार पर वह केंद्र सरकार की भूमिका निभाता है। त्रिशंकु विधानसभा होने पर राज्यपालों ने विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के दौरान अलग अलग निर्णय लिए हैं। त्रिशंकु विधानसभा का मतलब है जब किसी विधानसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी प्राप्त न हो तो उस समय राज्यपाल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। तो राज्य सरकार की स्थिरता में भी राज्यपाल की भूमिका सक्रिय राजनीतिक है। राज्य सरकारें राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार की दलीय पक्षपात की भूमिका की आलोचना करती है। राज्य सरकार हमेशा मांग करती है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अवश्य परामर्श किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों की यही मांग रही कि राज्यपाल संबंधित राज्य का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए और न ही उस राज्य की सक्रिय राजनीति में उसने भाग लिया हो। तो राज्य स्वायत्ता की मांग का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो राज्यपाल का रोल है वो कई बार जो है असंवैधानिक होता है, पूरी तरह से केंद्र के पक्ष में होता है। तो इसको लेकर के राज्य और ज़्यादा स्वायत्ता की मांग करते हैं। सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए भी राज्य जो है राज्य स्वायत्ता की मांग निरंतर जारी रखते हैं। भारत में विशाल सांस्कृतिक विविधता है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को, क्षेत्र को और कल्चर की बहुत सारी जो है भारत में विविधताएँ विद्यमान है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की दोनों पार्टियां DMK IDMK दोनों पार्टियां तमिल संस्कृति के संरक्षण के विकास के लिए और अधिक स्वायत्ता की मांग करती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल पंजाबी संस्कृति एवं सिख धर्म के संरक्षण पर एक विकास के लिए केंद्र सरकार को केवल 4 महत्वपूर्ण विषय विदेश, रक्षा, वित्त और यातायात को छोड़कर शेष विषय पर राज्य सरकारों को देने पड़ते। देश के उत्तर पूर्व राज्यों की भी अपनी अपनी अलग संस्कृति है, अलग उनकी लोकल पहचान है। वो चाहते हैं कि उनकी लोकल पहचान बनी रहे और किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार उनकी जो स्थानीय परंपराएं हैं, स्थानीय रीति रिवाज है, स्थानीय संस्कृति है, वो नष्ट न होने पाए। तो ये राज्य स्वायत्ता की मांग का एक कारण रहा है।
इसके साथ साथ जो है भाषाई विभिन्नता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है भारत में बहुत ज़्यादा है। भारत में 22 भाषाएं संविधान में निर्दिष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त जो है एक एक राज्य में कई कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाषा के आधार पर ही अगर पूरे भारत को देखें तो उत्तर और दक्षिण भागों में बांटा जा सकता है। दक्षिण भारत जो है नॉन हिंदी एरिया है, जबकि उत्तर भारत जो है हिंदी प्रभुत्व वाला एरिया है। दक्षिण भारत के लोग जो हैं, दक्षिण भारत की सरकारें या तो अंग्रेजी को धीमा देती है या फिर अपनी जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कन्नड़ है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन भाषाओं को महत्व देती है। हिंदी से जो है वो पूरी तरह से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये भाषाई जो विभिन्नता है वो पूरी तरह से राज्य स्वायत्तता की मांग का कारण है। दक्षिण के राज्य चाहते हैं कि उन्हें अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति बनाए रखने और उसका विकास करने के लिए और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। अक्षत्रिय दलों के महत्व में वृद्धि, यानी भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग का एक बड़ा कारण है क्षत्रिय दलों के महत्व में वृद्धि। भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और लगभग 52 के करीब राज्य दल हैं। राज्य दलों की संख्या और महत्व में लगातार वृद्धि हो रही है। कुछ राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, उड़ीसा में लंबे समय से क्षत्रिय दल सत्ताधीन है। इन राज्यों में राष्ट्रीय दलों का प्रदर्शन लगातार कमजोर हो रहा है और यही कारण है कि क्षत्रिय दलों के प्रमुख क्षेत्र विशेष के विकास के लिए वहाँ की जनता का निरंतर समर्थन प्राप्त करती है। अक्षत्रिय दल अपने घोषणा पत्र में देश के विकास एवं इसकी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कोई दलीय संकल्प नहीं लेते। राज्य दलों का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास तक सीमित होता है। इसलिए राज्य दल केंद्र सरकार पर बार बार मांग करते हैं कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। राज्यों की स्वायत्तता की एक बड़ी मांग जो है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी नियुक्ति के बाद राज्य सरकारों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन ये अधिकारी पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। राज्य सरकारों के इन अधिकारों को केंद्र सरकार के बजाय राज्य सरकारों के नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि इनकी सेवाएं राज्य सरकार ही लेती है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकारें कोई कार्रवाई करती है तो केंद्र सरकार अपने प्रभाव का प्रयोग करके इन राज्य सरकार की कार्रवाई को निरस्त कर देती है। अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर राज्य सरकारें केंद्र से और अधिक प्रशासनिक शक्ति प्रदान करने की मांग करती है। यानी ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज है क्लास 1 और क्लास 2 की, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इनके एडवर्टाइजमेंट करता है, इनका रिटर्न लेता है, रिक्रूटमेंट करता है, इनकी ट्रेनिंग करता है और फिर ये राज्यों में अपनी सेवाएं देती हैं। तो राज्य सरकारें हमेशा ही मांग करती है कि इन पर केंद्र का नियंत्रण है, राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती। केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स इन द स्टेट। राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों का प्रमुख कार्य है। जब भी किसी राज्य में दंगे फसाद होते हैं, अशांति फैलती है, तो राज्य सरकारों से परामर्श लिए बिना ही केंद्र सरकार सशस्त्र बलों को तैनात कर देती है। केंद्र सरकार का तर्क होता है कि राज्य सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही है, इसलिए केंद्र सरकार को मजबूरी में उस राज्य में सैन्य बलों की तैनाती करनी पड़ती है। और राज्य सरकारों की हमेशा मांग रही कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की सहमति के बिना राज्यों में सैन्य बलों की तैनाती नहीं करनी चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है, उन्होंने केंद्र सरकार की कई बार आलोचना की है कि वो राज्य में CRPF को तैनात करती है, वो बिल्कुल अनुचित है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार राज्यों के नामों, सीमाओं, क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। हालांकि राष्ट्रपति राज्य सरकार के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अभी हाल ही में केंद्र
कि कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी, लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा ने इस विधेयक के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। आंध्र प्रदेश सरकार जो है अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना नहीं करना चाहती थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य सरकार के विरोध के बावजूद आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना की। तो राज्य सरकारों की हमेशा ये मांग रहती है कि उनके क्षेत्रों का नामों का जब भी परिवर्तन किया जाए तो उनको ज़रूर विश्वास में लिया जाए। तो राज्य स्वायत्ता की जो मांग का एक बड़ा कारण, राज्य स्वायत्ता की मांग का एक बड़ा कारण जो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। देश में सभी राज्यों को सेकंड चैम्बर, सेंटर में जो सेकंड चैम्बर है राज्यसभा, उसमें समान प्रतिनिधित्व सभी राज्यों को नहीं दिया गया। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा सीटें निर्धारित की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, असम में 7 हैं और असम को छोड़कर उत्तर पूर्व के सभी 6 राज्यों में 1-1 सीटें प्रदान की गई हैं। दिल्ली व पुडुचेरी को छोड़कर किसी भी केंद्र प्रदेश में राज्यसभा की कोई सीट नहीं। जबकि दिल्ली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 1-1 सीट है। छोटे राज्य मांग करते हैं कि संघीय राज्य होने के कारण सभी राज्यों को राज्यसभा में समान सीटें प्रदान की जाए, क्योंकि अमेरिका और स्विस संघीय व्यवस्था में दूसरे सदनों में वहाँ जो सेकंड चैम्बर है उसमें संघीय इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे अमेरिका की सीनेट में 100 सीटें हैं और अमेरिका में 50 राज्य है, तो वहाँ प्रत्येक राज्य को 2 सीट दी गई है, चाहे वो राज्य जनसंख्या में कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो। हालांकि वहाँ का जो प्रथम सदन, निम्न सदन है, जो जनता को रिप्रेजेंट करता है, उसमें सीटों में काफ़ी वेरिएशन है। संविधान संशोधन में राज्यों की सीमित भूमिका। राज्यों की ये मांग रहती है कि संविधान संशोधन में राज्यों की कोई उचित भूमिका नहीं है। संघीय व्यवस्था होने के बाद भी संविधान संशोधन में राज्यों की नामात्र की ही भूमिका है। कुछ संविधान संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ विशिष्ट बहुमत द्वारा संसद संशोधन कर सकती है। संविधान का थोड़ा सा पार्ट है, रिजिड पार्ट है, जो बहुत कठोर पार्ट है, उसमें अति विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता है, जिसमें राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है। लेकिन उसमें भी भारत के सभी राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। ये भी बड़ा एक राज्य स्वायत्ता की मांग का कारण रहा है कि संविधान का जो रिजिड पार्ट है, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन मेथड है, उसमें अमेंड करना है तो संसद के दोनों सदनों का विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति, यानी भारत में 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है, 14 राज्यों का उसमें कोई रोल नहीं है। तो ये एक बड़ा जो है राज्यों के आक्रोश रहता है कि संविधान संशोधन में कोई उनकी भूमिका नहीं है। ना राज्य सरकारें संविधान संशोधन के लिए कोई पहल कर सकती है, ना राज्य सरकारें किसी प्रकार के कानून निर्माण को लेकर के संसद में बिल लेकर आ सकती है। तो इसलिए राज्य जो है वो लगातार, राज्य सरकारें जो है मांग करती रहती है इस तरह की स्थितियों की कि राज्यों को और अधिक स्वायत्ता दी जाए, राज्यों को और अधिक स्वतंत्रता दी जाए, विशेष करके उनके वित्तीय, वैधानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में व्यापक अधिकार देने की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र में तो राज्यों के पास बहुत कम शक्ति है, वैधानिक क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार हमेशा प्रभावशाली रहती है, प्रशासनिक क्षेत्र में भी केंद्र सरकार प्रभावशाली है। किसी भी सेंट्रल कानून को, सेंट्रल अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रशासन प्रांतीय प्रशासनों को दिशा निर्देश दे सकता है और उसके आदेशों को मानने के लिए वो बाध्य कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक राज्य स्वायत्ता क्या है, राज्य स्वायत्ता की मांग के कौन से कारण है, ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।